नमस्कार। षड्यंत्र के इस भाग में हम अति महत्वपूर्ण सेनापति के बारे में संपूर्ण विवरण देने का प्रयास करेंगे। सेनापति किसी भी सेना में एक से अधिक नहीं हो सकते हैं। सेनापति महारथी से एक पद ऊपर होते हैं और सामान्य स्थिति में केवल एक कदम चल सकते हैं। विशेष ध्यान दीजिए, सेनापति सेना का शक्ति केंद्र है और सेना के अधिकारियों और पद्धति को समय आने पर शक्ति प्रदान करता है। इसको हम शक्ति केंद्र के बारे में हम विस्तार से किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए सेनापति के चल पाने की स्थिति को समझते हैं और कुछ उदाहरण देखेंगे हम। कोई भी अधिकारी न्यूनतम एक कदम ही हमेशा चल सकता है। सेनापति सहायता मिलने पर एक कदम तो चलता ही है, साथ साथ में उसको 2 कदम अपने पद के अनुरूप मिल जाते हैं। इसीलिए सेनापति कुल मिलाकर 3 कदम किसी भी दिशा में विचरण कर सकता है। सेनापति महारथी से आधी श्रेणी अर्थात उत्तर मध्यवर्ती पद अधिक होता है और इस कारण से वह उत्तर मध्यवर्ती पद होने के कारण वह सेना के ऊपर से भी जा सकता है। उत्तर मध्यवर्ती पद हमने देखा है कि शूरवीर को भी मिला है और शूरवीर भी सेना के ऊपर से जा सकते हैं, जैसे कि 2 कदम सीधा सीधा, 2 कदम तिरछा तिरछा, 2 कदम सीधा तिरछा, 2 कदम तिरछा सीधा। उदाहरण से हम समझते हैं। पहले उदाहरण में आप देख रहे हैं कि सेनापति को किसी प्रकार से कोई शक्ति नहीं मिली है और वह अपने स्वयं की क्षमता के अनुसार एक कदम किसी भी दिशा में चल सकता है। दूसरे उदाहरण में आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि सेनापति 3 कदम किसी भी दिशा में चल रहा है और साथ साथ में शूरवीर के भांति भी वह सेना के ऊपर जा सकता है। सेनापति शक्ति मिलने पर अधिकतम 3 कदम चल सकता है, जैसे कि आप देखेंगे 1, 2, 3। फिर नीले रंग में आप देखेंगे कि वह सीधे सीधे जा रहा है या सीधा टेढ़ा जा रहा है या टेढ़ा सीधा जा रहा है। तीसरे उदाहरण में देखेंगे हम कि सेनापति शक्ति मिलने पर अधिकतम 3 चाल तो चल ही सकता है और यदि दूसरे या तीसरे पद चलने पर सेनापति सीमा को तोड़ रहा है तो राजा और अर्थशास्त्री और सेनापति सबका क्रियाशील होना आवश्यक है। देखिए उदाहरण के तौर पे सेनापति को गुप्तचर के द्वारा सहायता मिली या शक्ति मिली और सेनापति 1, 2 और तीसरा कदम चलने का प्रयास कर रहा है, परंतु तीसरे कदम में वह जो अस्थायी युद्ध सीमा है उसको तोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि राजा और अर्थशास्त्री दोनों महल में सुप्त हैं और सेनापति के पास धन का और शस्त्रों का अभाव हो। इसी उदाहरण को हम अगर और आगे चल के समझेंगे तो उदाहरण 3.1 बन जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि सेनापति 1, 2 और 3 तीसरा कदम चल पा रहा है और तीसरे कदम चलते हुए उसने युद्ध सीमा को भी भंग कर दिया है, तोड़ दिया है। और युद्ध सीमा को इसलिए तोड़ पाया है क्योंकि राजा और अर्थशास्त्री दोनों क्रियाशील हैं और महल के बाहर हैं। सेनापति के द्वारा शत्रु का दमन, इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। सेनापति द्वारा शत्रु के किसी भी पात्र का दमन करने के लिए नीचे दी गई स्थिति होना आवश्यक है। राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति, ये तीनों का जीवित होना आवश्यक है। राजा, अर्थशास्त्री और सेनापति ये तीनों के 3 महल के बाहर ही होना चाहिए। पहला उदाहरण देखते हैं। इस चित्र में देख रहे हैं कि सेनापति बिना किसी सहायता से केवल अपनी श्रेणी तक के ही पात्र का दमन कर पा रहा है। सेनापति को किसी भी प्रकार से शक्ति नहीं मिल रही है, संचार शक्ति नहीं मिल रही है, तो सेनापति अपनी श्रेणी तक के अधिकारियों तक का ही दमन कर पा रहा है। दूसरे उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि सेनापति को उसी के अर्थशास्त्री ने नीचे से शक्ति प्रदान कर दी है और अब सेनापति शक्तिशाली होने के कारण वह शत्रु के राजा का भी और या शत्रु के अर्थशास्त्री का भी दमन या घात कर सकता है। सेनापति के द्वारा शत्रु को धकेला जाना, इसको हम समझते हैं और कुछ उदाहरण भी हम देख लेंगे। सेनापति के पास घात करने की शक्ति नहीं भी हो तो शत्रु के किसी भी अधिकारी को धकेल सकता है। याद रखिएगा, वो किसी भी हालत में शत्रु को धकेल सकता है। राजा और अर्थशास्त्री और सेनापति, यदि ये तीनों में से कोई एक मृत भी हो तो भी शत्रु को केवल धकेला जा सकता है। और राजा और अर्थशास्त्री यदि इन दोनों में से कोई एक महल के अंदर
निष्क्रिय भी पड़ा हो तो भी शत्रु को धकेला जा सकता है। और सेनापति भी यदि निष्क्रिय पड़ा तो सीधी बात है, शत्रु को आप केवल धकेल सकते हो। धकेलने के पहला उदाहरण देखते हैं। अब देख रहे होंगे कि सेनापति को किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है, शक्ति संपन्न सहायता नहीं मिल रही है, इसलिए सेनापति बिना किसी सहायता के भी किसी भी श्रेणी के पात्र को धकेल सकता है, जैसे कि वो अपने पद तक की श्रेणी को धकेल रहा है। दूसरे उदाहरण में भी देखेंगे कि सेनापति बिना किसी सहायता से किसी भी श्रेणी के पात्र को धकेल सकता है। इस उदाहरण में यदि गुप्तचर नहीं भी होता तो भी सेनापति अपने से बड़े पद के शत्रु को भी धकेल सकता है। सेनापति को यदि शक्ति मिल जाती है तो शक्ति संपन्न अधिकारियों या विशेष अधिकारियों की सहायता से वह किसी पद के पात्र को अधिक कदम चलकर भी धकेल सकता है, जैसे 2 कदम या 3 कदम चलकर भी शत्रु के पात्र को धकेल सकता है, क्योंकि अधिक कदम चलने के लिए तो उसको शक्ति चाहिए। इसमें चित्र में देख रहे होंगे कि सेनापति राजा को 2 कदम चल के धकेल रहा है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि सेनापति शत्रु को धकेल नहीं पाता क्योंकि किसी प्रकार का अड़चन सामने आ जाती है। आइए इसको हम समझते हैं। पहले उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि सेनापति शत्रु के पद्धति को धकेलने का प्रयास कर रहा है, परंतु वो धकेल नहीं पा रहा है। और सेनापति सामान्य स्थिति में कोई भी पद का शत्रु क्यों ना हो, यदि वो में रुकावट में है, वो आगे नहीं धकेला जा सकता है, तो वो सेनापति उसको बड़ी आसानी से उसको मार सकता है। परंतु इस स्थिति में सेनापति के पास अवसर होने पर भी वो नहीं मार पा रहा है, क्योंकि उसका राजा और अर्थशास्त्री महल में सो रहे हैं या महल के अंदर हैं। दूसरे उदाहरण में देखेंगे कि सेनापति अपने से बड़े पद के अर्थशास्त्री को बिना शक्ति के ही धकेल रहा है, परंतु धकेलने में असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति में सेनापति के पास बहुत अच्छा अवसर है कि वो शत्रु के बड़े पद के अर्थशास्त्री का घात कर दे, और घात करना संभव भी हो गया है क्योंकि सेनापति का जो राजा है और उसका अर्थशास्त्री है वो दोनों महल के बाहर हैं। आइए कुछ ऐसी स्थितियों को हम समझते हैं जिसमें सेनापति के द्वारा शत्रु को घात या दमन नहीं किया जा सकता। निष्क्रिय शक्ति प्रदाता भी महल में शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं, जैसे कि यदि सेनापति महल में है तो वो शक्तिहीन हो जाएगा और वो घात नहीं कर सकता। सैनिक अधिकारी भी महल में शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, सेनापति यदि महल में किसी भी अवस्था में हो, चाहे निष्क्रिय हो चाहे सक्रिय हो, तो सेना के पास घात करने की क्षमता नहीं होती है। यदि सेनापति सक्रिय नारद के संपर्क में भी है तो भी उसकी सारी सेना जो है शत्रु पर घात नहीं कर सकती। और हाँ, उसको एक लाभ और मिल गया, क्योंकि सेनापति सक्रिय नारद के शरणागत में है, इसीलिए ना वो मार सकता है ना उसकी सेना मार सकती है, और साथ साथ में शत्रु भी उसकी सेना या सेनापति पर घात नहीं कर सकती। तो दोनों प्रकार का लाभ मिल जाता है उसको। सक्रिय सेनापति यदि महल में है तो शत्रु को केवल धकेल सकता है, क्योंकि वो शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो गए हैं। और सेनापति केवल शक्ति संपन्न पात्रों की सहायता से ही पदोन्नत हो सकते हैं, और ये पदोन्नति कराने वाले शक्ति संपन्न पात्र हैं केवल राजा या अर्थशास्त्री या सेनापति अथवा गुप्तचर। सेनापति पदोन्नत होकर केवल अर्थशास्त्री ही बन सकते हैं। सेनापति के पद के ऊपर अर्थशास्त्री और नारद दोनों आता है, और दोनों अर्थशास्त्री और नारद दोनों सामान्य पद पे हैं, परंतु नारद को सेना का या राजतंत्र का अंग नहीं माना गया है, इसीलिए सेनापति केवल अर्थशास्त्री बन सकता है प्रमोट होकर। विशेष ध्यान दीजिए कि दोषी सेनापति का पदावनति यानी डिमोशन होने पर वह सामान्य महारथी, जिसे हम मॉडर्न चेस में रुक भी कहते हैं, बन जाता है, और दोषी सेनापति का प्रमोशन या पदोन्नति नहीं हो सकती। उदाहरण से समझते हैं, सेनापति को उसी के राजा के द्वारा शक्ति मिल रही है, दशपाद के पटल में अर्थशास्त्री है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में सेनापति राजा से शक्ति लेकर अपने स्थान पर अर्थशास्त्री बन सकता है, या सेनापति 1 या 3 स्थान बढ़कर भी अर्थशास्त्री बन सकता है यदि गंतव्य स्थान पर शक्ति प्रदान करता उपस्थित है। तो देखेंगे कि जब सेनापति
एक कदम किसी भी दिशा में जा रहा है तो उसको गंतव्य स्थान पर उपचार मिल रहा है, और ऐसी स्थिति में वह गंतव्य स्थान पर जाते हुए भी अपने आप को पदोन्नति ले सकता है। बाधा पार करने पर पात्र की शक्ति तुरंत शून्य हो जाती है, अतः बाधा पार करने के बाद शक्ति मिलने पर भी पदोन्नति नहीं होगी। सेनापति को पदोन्नति देने के बाद भी केवल और केवल एक ही अर्थशास्त्री पटल में हो सकता है। सेनापति महल में निष्क्रिय हो जाते हैं, इसको हम समझते हैं। निष्क्रिय शक्ति प्रदाता भी महल में शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। सैनिक अधिकारी भी महल में शस्त्रहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा, यदि महल में किसी भी अवस्था में, चाहे सक्रिय हो चाहे निष्क्रिय हो, तो संपूर्ण सेना के पास घात करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि जब सेनापति ही घात नहीं कर सकता तो संपूर्ण सेना भी घात करने की स्थिति में नहीं होती। पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ सेनापति महल में है और वो स्वयं की सहायता से महल से बाहर नहीं आ सकता। दूसरे उदाहरण में देखेंगे कि सेनापति महल में है, निष्क्रिय है, परंतु उसको उसी के अर्थशास्त्री द्वारा बाहर से सक्रिय कर दिया गया है। तो सेनापति महल में सक्रिय हो गया है, परंतु फिर भी वो महल में होने के कारण पड़ोस के बाहरी पद्धति पर घात नहीं कर सकता। इस पड़ोस के बाहरी पद्धति पर वो धकेल अवश्य सकता है। तीसरे उदाहरण में देखेंगे कि सेनापति निष्क्रिय है, परंतु उसको उसी के अर्थशास्त्री द्वारा बाहर से सक्रिय कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में भी सेनापति सक्रिय होने पर भी चूंकि महल के अंदर है, इसीलिए वह युद्ध सीमा है उसका भेदन नहीं कर सकता। सेनापति द्वारा युद्ध विराम तथा शांति का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है, इसको हम समझेंगे। सेनापति का द्वारा युद्ध विराम का प्रस्ताव का अर्थ है सेना अपने नियंत्रण क्षेत्र के आगे की दिशा किसी भी स्थिति में नहीं जाएगी। यदि सेनापति शांति क्षेत्र में चला गया है तो उसकी सेना आगे तो नहीं जा सकती, लेकिन पीछे जा सकती है, और पीछे जाते समय सेना शत्रु पर घात भी कर सकती है। और ध्यान दीजिएगा, युद्ध विराम केवल आंशिक है, क्योंकि सेनापति द्वारा स्वयं दिया गया है। यदि सेनापति युद्ध विराम से बाहर आ जाता है तो उसकी सेना आगे पीछे किसी भी दिशा में बिना किसी टेंशन के जा सकती है। और सेना द्वारा युद्ध विराम का प्रस्ताव हम किसी और वीडियो में और विस्तार से समझेंगे। इसी के साथ में सेनापति, जिसे हम मॉडर्न चेस में आर्मी जनरल भी कहते हैं, का हमने संपूर्ण विवरण दिया और हम इसको समाप्त करते हैं यहीं पर। धन्यवाद। नमस्ते।